हेलो एवरीवन, मैं काव्या फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फार्मर्स एक्ट 2020 के बारे में, जो कि अभी 3 फार्मर एक्ट रिसेंटली पास हुए हैं। तो आज हम उस पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ वो तीनों एक्ट की, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। Recently, the President gave his assent to the contentious agriculture bill that was earlier passed by the Parliament. Recently, President ने उन 3 एक्ट को अपना एक्सेंट दिया, उन 3 बिल को अपना एक्सेंट दिया जो कि हमने पार्लियामेंट में रिसेंटली पास किए थे। The opposition parties, many state opposition parties, बहुत सारे स्टेट एज वेल एज द फार्मर्स, और यहाँ तक कि फार्मर्स भी इन एक्ट को एंटी फार्मर बोल रहे हैं। ये जो हमारे 3 एक्ट थे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के, वो क्या क्या थे? जो पहला एक्ट था वो था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जिसमें कि हमने एपीएमसी मंडीज जो है उनके बाहर भी अभी किसान अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, इसकी बात की थी। जो दूसरा एक्ट था वो था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, उसको एम्पावर और प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी यहाँ पर। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, जिसे कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो कि 1955 वाला हमारा एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट था, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे बिल्स को, इन सारे एक्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पहला एक्ट है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो अब हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखेंगे। इसके जो प्रॉस हैं वो है इंट्रा-स्टेट और इंटर-स्टेट ट्रेड इन एरियाज आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज। गवर्नमेंट ने ये नया इसमें की प्रोविजन लाया है कि जो फार्मर है वो अभी एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। इससे पहले हर एक स्टेट में, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, तो हर एक स्टेट में एपीएमसी मंडीज बनाई गई होती थी एंड फार्मर्स को वहां पर लाइसेंस लेकर के रजिस्टर कराना होता था और एक फार्मर सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर मंडी में अपना सामान बेच सकता था। अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, उस स्टेट में या स्टेट के बाहर भी अपना प्रोड्यूस जो है वो बेच सकते हैं। नो मार्केट फी और सेस अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट यार्ड। जो एपीएमसी मंडीज होती थी उनमें लाइसेंस लेना होता था, फार्मर को एक फी पे करनी होती थी वहां पे रजिस्टर कराने के लिए। तो अगर अब फार्मर एपीएमसी मंडी के बाहर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसे किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। नो मिडलमैन विल बी इन्वॉल्व। एपीएमसी एक्ट में जो एपीएमसी मंडी बनाई जाती थी, फार्मर डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस वहां पर नहीं बेच पाता था, बीच में आड़तीय होते थे या फिर मिडिलमैन्स होते थे। फार्मर उनको अपना प्रोड्यूस देता था और वो मिडिलमैन जाकर के एपीएमसी मंडी में बायर को वो रेट बताते थे, रेट डिसाइड करते थे, और उसके बाद में ये जो आड़तीय होते हैं ये फार्मर को बताते थे कि आपके प्रोड्यूस का ये दाम लग गया है, तो आप क्या इस पर बेचना चाहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो था ये अपना अच्छा खासा कमीशन यहाँ पर लेता था। तो अब चूंकि फार्मर जो है वो डायरेक्ट एपीएमसी में अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, तो कोई भी किसी भी तरह का मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होगा। फार्मर विल गेट बेटर प्राइस थ्रू कंपटीशन। अब मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होगा, फार्मर खुद जाकर के अपनी ऑक्शनिंग कर पाएंगे प्रोड्यूस की, खुद अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच पाएंगे। तो दे विल गेट द बेटर प्राइजेस थ्रू कंपटीशन। Will transform the Indian agriculture and attract private investment in building infrastructure and supply chain for farm produce in national and global market। गवर्नमेंट का कहना है कि मंडीज के बाहर भी अगर किसान अपना प्रोडक्ट बेच पाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर का वो बहुत स्ट्रांग होगा और हम अपना प्रोड्यूस नेशनल और ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचा पाएंगे। अब स्टेट किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फार्मर किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसके कॉन्स क्या क्या हैं, इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं इस एक्ट के। तो पहला जो ड्रॉबैक सामने आ रहा है वो है कि लोकल फार्मर डू नॉट फाइंड एडिक्वेट डिमांड फॉर देयर प्रोड्यूस एट द एमएसपी इन लोकल मार्केट। एपीएमसी मंडी में एक खासियत थी कि एपीएमसी मंडी में जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता था जो कि एमएसपी में कवर्ड होता है, गवर्नमेंट ने एमएसपी में टोटल 22 फसल को, 22 प्रोडक्ट जो हैं उनको कवर कर रखा है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जब बोली लगाई जाती थी, ऑक्शनिंग होती थी, तो वो उसकी शुरुआत एमएसपी से ही की जाती थी मिनिमम। तो उसकी शुरुआत एमएसपी से ही की जाती थी।
प्रोडक्ट की जब भी ऑक्शनिंग होती थी तो उसका मिनिमम प्राइस जो तय किया जाता था वो उसका एमएसपी होता था। तो फार्मर्स को ये एप्रीहेंशन है कि अगर एपीएमसी मंडी नहीं रहेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको एमएसपी के बराबर भी दाम ना मिले मार्केट में, जो कि होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सेकंड जो है वो है कि स्मॉल और मार्जिनल लैंड ओनर्स डू नॉट हैव wherewithal टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू लार्ज डिस्टेंसेस। जो गवर्नमेंट ने कहा कि अभी फार्मर इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट जाकर के अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो जो बड़े किसान होंगे उनके पास इतना पैसा होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर सकें। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल लैंड ओनर्स हैं, उनके पास ना तो इतना पैसा होता है और ना ही इतनी सुविधाएं होती हैं कि वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकें। Hence, they are forced to sell them at a lower price than the MSP in the local market itself. ऐसे में उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बचेगी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के अलावा, भले ही वो प्राइस फिर MSP से कम ही क्यों ना हो। नेक्स्ट जो है वो है लॉस ऑफ स्टेट रेवेन्यू, एज दीज एपीएमसी मंडीज आर बिग सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। जो पंजाब और हरियाणा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है और ये एपीएमसी मंडी पर जो लाइसेंस फीस होती थी, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, जो सेस लगाया जाता था, वो स्टेट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करता था। तो अगर ये मंडीज को हटा दिया जाएगा, फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है वो उसके बाहर भी बेच पाएंगे, तो स्टेट का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि क्रिटिक्स व्यू द डिसमेंटलिंग ऑफ द मोनोपोली ऑफ द एपीएमसीज एज अ साइन ऑफ एंडिंग द एश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन एट एमएसपी। जो क्रिटिक्स हैं वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि आप एपीएमसी मंडी को अगर पूरी तरह से हटा दे रहे हैं तो फार्मर के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो अपना प्रोडक्ट एमएसपी पे बेच पाए। उसके पास में एमएसपी से अगर कम भी बिक रहा है तो उसके पास कोई भी चॉइस नहीं रह जाएगी। जो हमारा अगला बिल है, अगला एक्ट जो है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, जिसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जा रहा है। तो हम चलिए इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके जो प्रॉस है वो है क्रिएट्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में होती थी, लेकिन अब इसे एक लीगल पेपर्स के थ्रू लीगली बाउंड कर दिया गया है, एक लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए तैयार किया जाएगा। दूसरा है कि एंश्योर बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एट प्री एग्रीड प्राइस। अगर कोई भी बायर है, सपोज कि कोई भी बड़ी प्राइवेट कंपनी है, वो किसी फार्मर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, तो उसे पहले से ही जब आप डीलिंग कर रहे हैं उसी टाइम पर क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी कि वो कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है और किस प्राइस पर खरीदना चाहता है, और उसे पे करने के लिए वो लीगली बाउंड होगा। एंश्योर बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर, यानी कि जो कि फार्मर है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज प्री एग्रीड प्राइस, प्री एग्रीड प्राइस पर ही उसे लेना होगा। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप एट विलेज लेवल टू टेक क्विक एंड नीड बेस्ड डिसीजन। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप बनाया जाएगा जो कि फैसिलिटेट कर सके, इस प्रोसेस को इजी कर सके, हर एक विलेज लेवल पर बनाया जाएगा इसे। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होगा कि इन केस अगर बायर और फार्मर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एक मैकेनिज्म तैयार की जा सके जिससे कि फार्मर को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी भी बनाई जाएगी टू कैरी आउट द असाइंड मैंडेट। ये जितनी भी चीजें हमारी तय की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि उसे प्री एग्रीड प्राइस पर लेना होगा, प्री एग्रीड क्वांटिटी लेनी होगी, फैसिलिटेशन ग्रुप बनाना होगा, इन सब को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू रिमेन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी में जो हमारे डीलिंग होती थी, एपीएमसी मंडीज में मिडलमैन इन्वॉल्व होते थे, उसके अलावा फीस लगती थी, इन सब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाहर रहेगा, इन सब के प्रोसेस से। अब इसका कॉन्स क्या क्या है, स्टेट आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट भी हम आइए देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या क्या है। Farmers not equipped or powerful enough to negotiate with the corporate or big pocket sponsor। फार्मर्स के पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी है, ना ही वो इतने पावरफुल है, ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने रईस लोगों के साथ में डील कर सकें टू इंश्योर अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, कि वो अपने प्रोड्यूस के लिए इतना ज्यादा बड़े लेवल पर नेगोशिएट कर पाए।
may adversely impacting the already skewed agroecological diversity in the country. सपोज कि अगर कोई बायर है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो किसी फार्मर से कहती है कि उसको सपोज 100 क्विंटल राइस चाहिए या इतने क्विंटल पोटैटो चाहिए, तो फार्मर बाउंड होगा उतने पोटैटो को उगाने के लिए। अगर उसे बहुत ही अच्छा पैसा मिल रहा है, एक अच्छी रकम मिल रही है, तो वो खुशी खुशी पोटैटो उगाना चाहेगा। तो सपोज एक एरिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ जाती हैं जो कि फार्मर्स को कहती हैं कि उन्हें पोटैटो चाहिए या राइस चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी खतरे में ले आएगा, क्योंकि फार्मर फ्रीली चूज नहीं कर पाएंगे कि उन्हें अपने खेत में क्या फसल उगानी है। वो जो बायर होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल उगाएंगे, यानी कि बायर डिसाइड करेगा एट द एंड। Formal contractual obligation owing to the unorganized nature of the farm sector and lack of the resources for a legal battle with private corporate entities। जैसा कि हमने ऊपर बात की कि हमारे पास कोई भी फॉर्मल एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, फार्म सेक्टर्स के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक लीगल बैटल कर सकें प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ में। नो मैकेनिज्म फॉर प्राइस फिक्सेशन, यहाँ पर यह बात की गई है कि उसको एंटायर क्वांटिटी खरीदनी होगी प्री एग्रीड प्राइस पर, लेकिन प्राइस फिक्स करने के लिए अभी तक कोई भी मैकेनिज्म का डिस्कशन नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। फ्री हैंड गिवन टू प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस could lead to farmer exploitation। अगर हमने उनको फ्री हैंड दे दिया तो वो फार्मर्स को किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्राइस की बात आए या क्वांटिटी की बात आए, किसी भी चीज की बात आए। अब हम देखते हैं अपना अगला है जो कि है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, जिसे कि एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 1955 में ही थोड़े से अमेंडमेंट करके बनाया गया है। तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स को आइए पढ़ते हैं। तो इसका प्रॉन्स के बारे में या इसके की प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करें, तो जो हमारा 1955 वाला एक्ट था उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ फूड आइटम को रेगुलेट कर सकती है। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 empowers the central government to designate certain commodities such as food items, fertilizer and petroleum product as essential commodities। ये सारी जो essential commodities की तरह डिफाइन की गई थी। The central government may regulate और prohibit the production, उसका प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स, यानी कि उन एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड हर एक चीज, चाहे वो उसका प्रोडक्शन हो, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना सप्लाई करना है, कितना और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका ट्रेड कैसे करना है, उस हर एक चीज पर गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। विल इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी अमेंडमेंट हम यहाँ पर लाए हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से कुछ चीजों को लाइक पोटैटो, अनियन, इन सब चीजों को यहाँ से हटा दिया गया है। तो गवर्नमेंट का कहना है इन चीजों को हटाने से फार्मर की इनकम बढ़ेगी। लेकिन आइए जाइए आइए देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो पहला जो ड्रॉबैक है वो है स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज बेस्ड ऑन द प्राइस राइज। जो हमारी स्टॉक लिमिट होगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, कि कितना कोई भी आदमी, कितना कोई भी पर्सन स्टॉक कर सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, वो प्राइस राइज पे डिपेंड करेगा। इसके पहले होता था कि जो भी हमारी कमोडिटीज इसेंशियल कमोडिटी में आती थी उनकी होर्डिंग नहीं की जा सकती थी, उनको एक जगह पर स्टॉक नहीं किया जा सकता था, स्टॉक लिमिट एक थी उनके ऊपर में। लेकिन इन द न्यू अमेंडमेंट अ स्टॉक लिमिट में बी इम्पोज्ड सिर्फ और सिर्फ तब लगाई जा सकती है ओनली इफ देयर इज 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं लाइक कि जो या फिर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं लाइक अनियन है, पोटैटो है, इस तरह की जो चीजें हैं, अगर उनका प्राइस 100% बढ़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ उन पर तब स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है। और अगर 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम, जो कि हमारे नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम हैं लाइक कि पल्सेस हैं या फिर हमारे दाल हैं या पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, जो भी हैं, अगर उनके प्राइस में 50% का राइज हो जाता है उनके रिटेल प्राइस में, तब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और उन पर रेगुलेट करेगी, स्टॉक लिमिट लगाएगी। The increase will be calculated over the price prevailing immediately preceding 12 month। और ये जो 100% इंक्रीज और 50% इंक्रीज की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि इमीडिएटली प्रिसीडिंग 12 मंथ में, पिछले एक साल में, पिछले 12 महीने में जो भी अगर उनका प्राइस इंक्रीज हुआ है वो देखा जाएगा, और द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर,
लास्ट 5 ईयर का एवरेज रिटेल प्राइस देखा जाएगा। जो भी प्राइस उनमें से लोअर होगा उस पर ये प्राइस राइज डिसाइड किया जाएगा, उससे कंपेयर किया जाएगा। Food security will be eroded as the government intervention is eliminated. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि होर्डिंग होगी किसी भी चीज की। कोई भी जो मिडिल मैन होगा वो फार्मर से लेकर के बहुत सारा स्टॉक अपने पास रखेगा, और जब मार्केट में एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाएगी उस चीज की, बहुत हाई डिमांड होगी तो बहुत ही हाई प्राइस पर वो उसको बेचेगा। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो भी इससे बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। प्रमोट कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ इंडियन फूड एंड फार्मिंग सिस्टम। इससे जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, सपोज कि कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर आपने कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं लगाई है तो कोई भी बड़ी प्राइवेट कंपनी किसी भी फार्मर से, सपोज कि किसी फार्मर की 100 क्विंटल या 50 क्विंटल जितनी भी फसल हुई है, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी पूरी की पूरी फसल उससे लेकर के अपने पास स्टॉक कर सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करेगा कॉर्पोरेट कंट्रोल को। और अगर किसी ने भी अपने पास पूरी की पूरी फसल रख ली तो ऑब्वियसली मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, उस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। Will also encourage hoarding and black marketing in addition to the exploitation of farmer। जैसा कि हमने अभी बात की कि अगर कोई भी स्टॉक एक जगह पे रख लेगा तो उसके साथ में स्टॉक के साथ में ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अभी बात की हमने जो हमारे तीनों एक्ट थे उनके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जो क्वेश्चन उठ रहा है, जो कहा जा रहा है कि सेंटर ने स्टेट की जो पावर है उसके अंदर इंटरफेयर किया है जाकर के, वो क्यों कहा जा रहा है। The government has failed to have or hold any discussion with the various stakeholder including farmer and the middleman। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन ना तो स्टेट गवर्नमेंट से किया, ना ही जो कि बाकी स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, फार्मर हो या मिडिल मैन हो, किसी से भी किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया गया ये एक्ट पास करने के पहले। This is also true when it comes to the consultation with the state government, even though the subject of trade and agriculture are the part of subject on the state list। Agriculture जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एंड वेयर डज द क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म कम इन। अब बात करते हैं फेडरलिज्म की, क्योंकि यहाँ पर फेडरलिज्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि पार्लियामेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर ये एक बहुत ही बड़ा ब्लो है, बहुत ही चैलेंजिंग है ये चीज़, ये जो फार्म एक्ट पास हुए हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि फेडरलिज्म essentially means both the center and the state have the freedom to operate in their allotted sphere of power in coordination with each other। जो कि एक पर्टिकुलर स्फीयर बनाया गया है, पर्टिकुलर पावर अलॉट की गई है स्टेट्स को और सेंट्रल को, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल यूनियन लिस्ट के तहत। यूनियन और सेंटर, यूनियन और स्टेट, दे आर सपोज टू एक्ट इन दोज स्फीयर ओनली, और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रह करके। फेडरलिज्म का ये रियल मीनिंग होता है। द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट दैट डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो हमारी जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकता है, और इसे आर्टिकल 246 में डिफाइन भी किया गया है। जो स्टेट लिस्ट है उसमें 66 आइटम है जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें 47 सब्जेक्ट हैं जिसे आर्टिकल 254 के तहत डिफाइन किया गया है। इस पे स्टेट और यूनियन दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यूनियन विल प्रिवेल। Parliament can legislate on any item in the state list under certain specific circumstances laid down in the Constitution। Parliament अगर कोई specific circumstances आते हैं तो स्टेट लिस्ट में किसी भी टॉपिक पर, किसी भी आइटम पर अपना लॉ बना सकती है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस। अब हम देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, स्टेट लिस्ट में कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री 82, 86, 87 and 88 mention taxes and duties on the income and assets, specifically excluding those in respect of agriculture। Entry 82, 86, 87 and 88
टैक्सेस और ड्यूटीज के बारे में बताती है जो कि इनकम और एसेट पर लग रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड करके। इसकी जगह पर बल्कि स्टेट लिस्ट में जो एंट्रीज हैं जैसे कि एंट्री 14 वो बताती है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च के बारे में बात करती है, पेस्ट प्लांट एंड डिजीज के बारे में बात करती है। एंट्री 18 जो है राइट्स इन और ओवर लैंड, लैंड टेन्योर, रेंट, ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लोन के बारे में बात करती है। एंट्री 28 मार्केट एंड फेयर के बारे में बात करती है, मार्केट यानी यहाँ पे एपीएमसी मंडीज भी आ जाएंगी। एंट्री 30 एग्रीकल्चर इनडेटनेस के बारे में बात करती है जो कि हमारे फार्मर्स लोन लेते हैं चाहे वो मनी लेंडर से हो या किसी से हो। एंट्री 45 लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात करती है। एंट्री 46 स्टेट लिस्ट की टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जो इनकम एग्रीकल्चर की होती है उस पर जो टैक्स लगते हैं उनके बारे में बात करती है। एंट्री 47 सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एंट्री 48 स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट एग्रीकल्चर लैंड पर जो स्टेट ड्यूटी लग रही है उसके बारे में बात करती है। अगर हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की तो यहाँ पर भी 3 एंट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। एंट्री 6 जो है वो कहती है कि मेंशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके। एंट्री 7 जो है कॉन्करेंट लिस्ट की, इट इज अबाउट द वेरियस कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके जो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एंट्री उसके बारे में बात करती है। लेकिन एंट्री 41 जो है इट डील्स विद द इवैक्यू प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड। जो इवैक्यू प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर लैंड को इंक्लूड करते हुए उसके बारे में बात करती है ये। अब हम बात करेंगे कि आखिर एंट्री 33 क्या है कॉन्करेंट लिस्ट की, जो कि जिसे स्टेट लिस्ट की एंट्री 27 के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो अगर एंट्री 33 के बारे में देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 इट मेंशंस ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, supply and distribution of domestic and imported product of an industry over which parliament has control in public interest। public interest याद रखिएगा, इसमें फूड स्टफ इंक्लूडिंग ऑयल सीड, ऑयल, कैटल फॉडर, रॉ कॉटन, जूट सब इंक्लूड है। तो एंट्री 33 कह रही है कॉन्करेंट लिस्ट की कि अगर किसी भी इंडस्ट्री के डोमेस्टिक या इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ट्रेड और कॉमर्स की बात होती है, उनके प्रोडक्शन की बात होती है, उनकी सप्लाई की बात होती है, तो पार्लियामेंट उस पर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी लॉ बना सकता है। तो यहाँ पर सेंटर ये जस्टिफिकेशन दे रहा है, ये आर्ग्यू कर रहा है दैट इट इज विद इन इट्स पावर to pass law on contract farming and intra and interstate trade and prohibit a state from imposing fee outside the APMC areas। वो कह रहा है कि ये सब पब्लिक इंटरेस्ट की बात है और ये ट्रेड और कॉमर्स का ही हिस्सा है जो कि हमारा इंट्रा एंड इंटरस्टेट ट्रेड हो गया कि आप अपनी फसल को स्टेट में बेच रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटर ने कह दिया कि ये तो ट्रेड और कॉमर्स की बात है और पब्लिक इंटरेस्ट में भी है। प्रोडक्शन और सप्लाई की बात है, अगर हम मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो सेंटर कह रहा है कि ये सब तो हमारे ही लॉ में, हम इस पे लॉ बना सकते हैं क्योंकि ये हमारे ही स्फीयर में आता है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। हाउएवर लाइक द एजुकेशन की तरह फार्मिंग इज एन ऑक्यूपेशन नॉट ट्रेड और कॉमर्स। या हालांकि एजुकेशन की तरह फार्मिंग भी एक व्यवसाय है, कोई भी ट्रेड या कॉमर्स नहीं है। If food stuff are considered synonym with the agriculture, then all the power of a state in respect of agriculture, फिर तो स्टेट को जितनी भी पावर दी गई है एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में वो सारी की सारी ही रिडंडेंट हो जाएंगी अगर जो सेंटर कह रहा है उसे मान लिया जाए तो। अब इसके बारे में हम कुछ केसेस भी देख लेते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे। State of Rajasthan versus G. Chawla 1959 court have used the doctrine of pith and substance to determine। इस पर्टिकुलर केस में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला 1959 में कोर्ट ने पिथ एंड सब्सटेंट का डॉक्ट्राइन यूज किया टू डिटरमिन द करेक्टर ऑफ लेजिस्लेशन दैट ओवरलैप बिटवीन द एंट्रीज। अगर कोई भी स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट की या कॉन्करेंट लिस्ट की कोई भी एंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं तो हम वहां पे पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्राइन यूज करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज अपहेल्ड इफ इट लार्जली कवर्ड बाय वन लिस्ट। अगर कोई भी एक एंट्री किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट में लार्जली कवर हो रही है और दूसरे को जस्ट
टच कर रही है इंसिडेंटली। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या है, बट द टू न्यू फार्म एक्ट आर बियॉन्ड दैट, वो उससे बियॉन्ड है। दे इम्पिंज ऑन द एंट्रीज इन द स्टेट लिस्ट, वो तो क्लियरली ही हमारे एग्रीकल्चर जो डिफाइन है स्टेट लिस्ट में उसके अंदर में आ रहे हैं। तो सेंटर को एक तरह से कोई भी हक नहीं है उस पर लॉ बनाने का। In interpreting the list, Supreme Court in State of Bihar versus Kamleshwar Singh 1952, इस पर्टिकुलर केस में स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में कहा, which means you cannot do indirectly what you cannot do directly, कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, पर्टिकुलर एंट्री पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर आप डायरेक्टली लॉ नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनडायरेक्टली उस पर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने फार्म एक्ट पढ़े, ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 2 में क्या क्या किस किस डायमेंशन के अंदर में आएंगे, जीएस पेपर 3 में इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए क्विकली देखते हैं। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इस पे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो आपसे इस पर किसी भी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे रिसेंटली जो फार्म एक्ट पास किए गए हैं, आर दे चैलेंजिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या भारत की जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या सेंटर अपने पावर से बाहर जाकर के स्टेट की पावर में इंटरफेयर कर रहा है। Public distribution system, objective, functioning, limitation, revamping, issues of buffer stock and food security. यहाँ पर हमारी बात हो रही है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सब की बात हो रही है कि स्टॉक लिमिट गवर्नमेंट ने हटा दी है और स्टॉक लिमिट सिर्फ और सिर्फ तभी लगाई जाएगी जबकि प्राइस राइज होगा बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में बात की जा सकती है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्यों हमें उस पे एपीएमसी एक्ट हमने बनाया, फिर हमें क्यों उसे डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ रही है और इससे हमारी फूड सिक्योरिटी किस तरह से इम्पैक्ट होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आपसे गवर्नमेंट इंटरवीन अपना करना कम कर रही है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जैसे बात हुई, और जहां पर इंटरवीन करने किया है वहां पर उसको चैलेंज किया जा रहा है कि क्यों इंटरवीन किया है। तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 की, तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि हम बोल सकते हैं एपीएमसी मंडी हो गया डायरेक्टली, एंड इश्यूज रिलेटेड कंस्ट्रेंट। तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए एपीएमसी मंडी का जो लॉ है, एपीएमसी एक्ट को जो डाइल्यूट किया गया है वो किस हद तक सही है, या अगर वो सही किया है गवर्नमेंट ने तो भी उसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, या उससे फार्मर को क्या बेनिफिट मिल सकता है आगे जा करके। इश्यूज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर एमएसपी की भी बात आ रही है इन एक्ट में कि गवर्नमेंट अगर एपीएमसी एक्ट को डाइल्यूट करती है, एपीएमसी मंडी को हटाती है, उसके बाहर भी अगर फार्मर अपना सामान बेच पाता है, अपना प्रोड्यूस, तो एमएसपी कहीं ऐसा ना हो कि एमएसपी पूरी तरह से एमएसपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, क्योंकि एपीएमसी में जो ऑक्शनिंग होती थी वो मिनिमम प्राइस एमएसपी ही होता था। तो आपसे इस स्फीयर से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, इस पर भी एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो चलिए हम एक मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इसी टॉपिक पर जो हमने आज पढ़ा है। मॉडल क्वेश्चन मैंने एक बनाया है कि पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म इज लिमिटेड। एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म आर अ ट्रू टेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो पार्लियामेंट की पावर है एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म की वो लिमिटेड है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हुए हैं दे आर अ ट्रू टेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डिस्कस, हमें इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या क्या है। Parliament's power to legislate on agriculture sector reform is limited. पार्लियामेंट की जो पावर है एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म करने की वो लिमिटेड है। तो एक तो हमारा कीवर्ड हो गया पार्लियामेंट की पावर, क्योंकि हमें बात करना है कि कितनी पावर है पार्लियामेंट की। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म इज लिमिटेड। थर्ड कीवर्ड जो होगा वो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स आर अ ट्रू टेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
तीसरा जो हमारा कीवर्ड होगा यहाँ पर वो होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में भी क्वेश्चन पे बात की गई है। तो हम फॉर्मेट देखेंगे कि हमें अपने आंसर का फॉर्मेट कैसा रखना होगा। फॉर्मेट में सबसे पहले होता है, हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है, जो भी पूरा क्वेश्चन पूछा गया है वो उन 3 एक्ट के आसपास ही घूम रहा है जो कि रिसेंटली पास हुए हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमें उन तीनों के तीनों बिल को, तीनों एक्ट को ब्रीफली बताना होगा एक क्विकली। उसके बाद में आता है हमारा मेन बॉडी, जिसमें कि हम इन कीवर्ड्स को डिफाइन करेंगे मेनली। तो सबसे पहले मेन बॉडी में हम कंपैरिजन करेंगे पार्लियामेंट की पावर का, जो हमारा पहला कीवर्ड था, विद स्टेट्स पावर ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो दूसरा कीवर्ड है। यानी कि सबसे पहले हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर पार्लियामेंट की पावर क्या है और स्टेट की पावर क्या है, इसको क्लियरली डिफाइन करेंगे। जो भी हमने अभी एंट्रीज पढ़ी वहां पे हमें केसेस कोट करने होंगे, यूनियन लिस्ट की एंट्रीज कोट करना होगा, स्टेट लिस्ट की एंट्रीज को कोट करना होगा अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कि ये एंट्री जो है इसमें एग्रीकल्चर यहाँ पर है, इस एंट्री में यूनियन लिस्ट में एग्रीकल्चर यहाँ पर है, हेंस स्टेट लिस्ट का क्या पावर है और यूनियन का क्या पावर है। उसके बाद हम जो डिफाइन करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, तो पहले हम डिफाइन करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और उसके बाद में हम जस्टिफाई करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म आर अ ट्रू टेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे। उसमें हम ये सब चीजें लिखेंगे जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म किए गए हैं उन पे क्या क्या केसेस थे, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है, और ये जो एंट्रीज हैं इनके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सच में चैलेंज हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हमने एक मॉडल आंसर लिखा है, हम उसे देखते हैं क्विकली। तो चलिए अपना आंसर एक बार देखते हैं, मॉडल आंसर जो कि हमने अभी लिखा है। रिसेंटली पहले हम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सब पहले हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे तीनों बिल पास हुए हैं। Recently, the president gave his assent to 3 agriculture bills that were earlier passed by the parliament, namely Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, ये पहला हो गया। Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020, दूसरा, and Essential Commodities Act 2020। ये हमारा हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने बात कर दी कि पार्लियामेंट ने कौन कौन से 3 लॉ पास किए हैं। इनको हमें क्लियरली याद रखना होगा, जो कि हमारे तीनों के तीनों एक्ट हैं। ये आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं अपनी मेन बॉडी में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा हमने अभी देखा था कि मेन बॉडी में सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे पार्लियामेंट की और स्टेट की पावर का। उसके बाद में हम अपने केसेस कोट करेंगे, उनकी एंट्रीज को बताएंगे जिससे कि हम एक कंपैरिजन कर सकें पार्लियामेंट की और स्टेट लिस्ट की पावर का। उसके बाद में हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। फिर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है, हाउ दे आर चैलेंजिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट शुरू होता है यहाँ पर, जो मेन बॉडी है। एज द एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियंस पावर टू लेजिस्लेट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म बिकम्स लिमिटेड। ये जो हमारा ये पार्ट था, पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म इज लिमिटेड, वो हमने यहाँ से डिफाइन करना शुरू कर दिया। अब हम अपने इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए केसेस बताएंगे और एंट्रीज बताएंगे। एंट्री 82, 86, 87 and 88 of Union List mention taxes and duty on income and asset, specifically excluding those in respect of agriculture। तो हमने यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर को एक तरह से बता दिया कि जो एंट्री 82 है, 86, 87 और 88 है यूनियन लिस्ट की, वो टैक्सेस ड्यूटीज के बारे में बात तो करती है जो इनकम और एसेट पे लग रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब बात आती है स्टेट के बारे में बात करने की। तो एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च। जो स्टेट लिस्ट की एंट्री 14 है वो बात करती है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च के बारे में। एंट्री 18 जो है वो बात करती है राइट इन और ओवर लैंड, रेंट, ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लोन्स के बारे में। एंट्री 28 जो है वो बात करती है मार्केट एंड फेयर के बारे में। एंट्री 30 जो है वो बात करती है एग्रीकल्चर इंडेटनेस के बारे में।
एंट्री 45 जो है वो बात करती है लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड के बारे में। साथ ही जो एंट्री 46 है वो बात करती है एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्सेस लगेंगे। 47 बात करती है एग्रीकल्चर लैंड के जो सक्सेशन है उसके बारे में। 48 बात करती है जो स्टेट ड्यूटी है एग्रीकल्चर लैंड की उसके बारे में। तो हमने यहाँ पर अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बना दिया इस पॉइंट से कि जो स्टेट की ये 6 और 7, 8 एंट्रीज जो हैं इसमें हर एक एंट्री में एग्रीकल्चर को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, जबकि यूनियन लिस्ट की जो भी एंट्री थी 82, 86, 87, 88 उसमें एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म इज लिमिटेड, वो यहाँ से पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म आर अ ट्रू टेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, also known as marble cake federalism, is defined as a flexible relationship between federal and state government in which both work together. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है उसे हम मार्बल केक फेडरलिज्म भी कहते हैं और इसे डिफाइन किया गया है एक फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप जो कि फेडरल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती है, इन विच बोथ वर्क टुगेदर ऑन अ वैरायटी ऑफ इश्यूज एंड प्रोग्राम, जिसमें दोनों ही कॉपरेट करते हुए एक दूसरे को एक साथ काम करते हैं बहुत से इश्यूज पर और प्रोग्राम पर। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये हमने एक्ट यहाँ पर इसलिए डाला, इस केस का मेंशन इसलिए किया जिससे कि हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका पॉइंट और भी स्ट्रांग हो जाए। हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने क्वेश्चन में कुछ केसेस को कोट करते हैं या फिर कोई किसी रिपोर्ट का कोट करते हैं डेटा या फिर कोई और फैक्ट कोट करते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है या हमारे ही किसी मीटिंग किसी समिट का कोई है या फिर कोई भी रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज की गई है उसका पार्ट है, तो हमारा आंसर उतना ही स्ट्रांग हो जा सकता है होता है और हमें मार्क्स भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं। तो इन एसआर बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर दैट फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। एसआर बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और हमने इसे अपने आंसर में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। अब बात आती है कि हम अब इसके बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म जो है उन्हें कहा जा रहा है कि दे आर द ट्रू टेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो अब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लिंक करेंगे एक तरह से इन हमारे जो 3 फार्म एक्ट पास हुए हैं। इन पासिंग ऑफ दिस फार्म एक्ट, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू हैव होल्ड एनी डिस्कशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बात की गई थी कि दोनों के बीच में फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों को कोऑपरेट करके काम करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया किसी स्टेक होल्डर से। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट अपने क्वेश्चन में आंसर में इंक्लूड किया। एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, अब हम ये भी बताएंगे कि यूनियन ने क्यों नहीं किया, उसका जस्टिफिकेशन, उसका से क्या है यहाँ पर। तो एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो मेंशन करता है ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एंड imported product of an industry over which parliament has the control in public interest, food stuff including oilseed oil, cattle fodder, raw cotton and jute। जैसा कि हमने पहले की स्लाइड में भी पढ़ा है, हमने वही चीज अपने आंसर में इंक्लूड की है कि कॉन्करेंट लिस्ट की जो एंट्री 33 है वो मेंशन करती है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो किसी भी इंडस्ट्री का जो भी डोमेस्टिक या इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं उनके ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो पार्लियामेंट उस पर अपना लॉ बना सकता है। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पर यही जस्टिफिकेशन दिया है, वो हमें अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। पार्लियामेंट therefore argues that it is within its power to pass law on contract farming and intra and interstate trade and prohibit a state from imposing fee cesses outside the APMC areas। ये पार्लियामेंट का से है, बट एट द सेम टाइम हमें अपना आंसर हमेशा याद रखिए, हमें अपना आंसर हमेशा अनबायस्ड लिखना है। किसी भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें उसके ड्रॉबैक भी बताने हैं और उसके जो प्रोविजन है, जो प्रॉस है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ना, वो प्रॉस एंड कॉन्स हमें दोनों ही लेकर चलने हैं, क्योंकि यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ना तो किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ बायस्ड होकर के बात करें और ना ही उसके चैलेंजेस के बारे में ही बात करते रह जाएं। तो हमें अनबायस्ड आंसर लिखना है।
तो अभी ये जो पार्लियामेंट का से है उसके लिए हमें लिखना है हाउएवर लाइक एजुकेशन फार्मिंग इज एन ऑक्यूपेशन नॉट ट्रेड और कॉमर्स। हालांकि पार्लियामेंट ये कह रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही है, लेकिन एजुकेशन जो है, एजुकेशन की तरह फार्मिंग इज एन ऑक्यूपेशन नॉट ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स नहीं है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इतना इजीली लॉ बना सके। स्टेट, अब हम यहाँ पर कुछ केसेस को दे करके अपना आंसर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अपने ये जो सेकेंड पार्ट का हमने आंसर लिखा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे यूनियन का जो ट्रू टेस्ट है एग्रीकल्चर बिल्स उनके लिए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला 1959, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट हैव यूज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस टू डिटरमिन द करेक्टर ऑफ लेजिस्लेशन दैट ओवरलैप बिटवीन एंट्रीज। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो एंट्रीज, दो लिस्ट की एंट्रीज ओवरलैप करती हैं तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज किया जाएगा। द constitutionality of legislation is upheld if it is largely covered by one list and touches upon the other list। अगर एंट्री जो है वो एक लिस्ट में कवर हो रही है और दूसरे को जस्ट टच कर रही है तो इस पर लॉ बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो दो नए एक्ट हैं दे आर बियॉन्ड दैट, वो कंप्लीटली स्टेट लिस्ट में आते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर कंप्लीटली स्टेट सब्जेक्ट है। In state of Bihar versus Kameshwar Singh 1952, Supreme Court invoked the doctrine of colorable legislation, which means you cannot do indirectly what you can't do directly। आप जो एक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनडायरेक्टली उसको बना सकते हैं। अब ये हो गया, हमने अपने दोनों पार्ट्स को डिफाइन कर दिया। अब जो क्वेश्चन का हमेशा मेन पार्ट होता है वो होता है कि आप उसे कैसे कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव कंक्लूजन, क्योंकि आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसा सजेशन दें उनको जिससे कि एक वे फॉरवर्ड डिसाइड किया जा सके कि हमें एक अनबायस्ड होकर के हमें एक पॉजिटिव वे में क्या इस पर जो भी एक्ट है उनका एक अनबायस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे कि स्टेट को भी ऑब्जेक्शन ना हो और सेंटर भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। तो कंक्लूजन जो होगा वो बहुत ही अनबायस्ड रहेगा। द नीड ऑफ द आर इज टू प्रोवाइड, क्योंकि एट द एंड हमें फार्मर्स का ध्यान रखना है कि फार्मर को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। द नीड ऑफ द आर इज टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर में एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की जरूरत है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, लाइक इरिगेशन की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, या फिर उनको सीड प्रोवाइड करने की बात हो, या एमएसपी की बात हो। बहुत ही जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फ्री मार्केट and equal opportunity and remarkable productivity to each and every farmer irrespective of their landholding size। फ्री मार्केट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसकी बात यहाँ पर इसलिए कही गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे इन एक्ट में कहा है कि जो फार्मर्स हैं वो बाहर जाकर भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई भी फीस नहीं लगेगी, यानी एपीएमसी मंडी के बाहर भी आप बेच सकते हैं। लेकिन जो छोटे फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर हैं, वो ना तो बाहर जा सकते हैं दूसरे स्टेट में क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना पैसा नहीं है, और ना ही वो पहले भी मंडी में बेच पाते थे क्योंकि इतना प्रोड्यूस ही नहीं होता था उनके पास। तो यहाँ पर लार्ज फार्मर्स को देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जबकि स्मॉल फार्मर्स को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फ्री मार्केट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी and remarkable productivity to each and every farmer irrespective of their land holding size। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना प्रोड्यूस बेचने की, अपनी फसल उसी तरह से उगाने की। टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। उसके साथ ही जैसा कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर ने भी रिकमेंड किया है कि स्टेट फार्मर कमीशन जो है उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। हर एक स्टेट में एक स्टेट फार्मर कमीशन होता है, अगर हम उसे स्ट्रेंथ करेंगे तो हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर, जैसे जो हमारा 73-74 जो है हमारा एक्ट है जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात होती है, मतलब कि ग्रास रूट लेवल पर जो हम देख सकते हैं, तो उसी तरह से जो स्टेट होगा पर्टिकुलर, वो स्टेट फार्मर कमीशन अपने स्टेट के बारे में स्पेसिफिकली कोई भी डिसीजन ज्यादा अच्छे तरीके से ले सकता है। तो ये रहा हमारा जो एक अनबायस्ड कंक्लूजन है वो। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आपको यूपीएससी का अगर कोई भी मॉडल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है। तो ये था हमारा मॉडल आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच।